हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत जनित्र। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं विद्युत जनित्र आखिर पढ़ेंगे तो इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या चीज़ सीख जाएंगे या क्या क्या टॉपिक समझ जाएंगे, इसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहला बात हम लोग जो पढ़ेंगे विद्युत जनित्र, जिसको कि इलेक्ट्रिक जनरेटर हम लोग जनरेटर बोलते हैं, वह क्या होता है इसको जानेंगे। दूसरा, यह जो कार्य करता है तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, इसको सीखेंगे। इसका जो बनावट होता है वो कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्या होता है इसको सीखेंगे। और चौथा नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि यह कार्य करता है तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है या किस तरीक़ा से कार्य करता है, कैसे बिजली जनरेट होता है, कैसे हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसका उपयोग घर में हम लोग किसी चीज़ को चलाने के लिए करते हैं। तो ये चार टॉपिक को इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला हम लोग इसके डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। विद्युत जनित्र, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और बोलचाल में सिंपल इलेक्ट्रिक हटा के जनरेटर बोल के हम लोग काम चला लेते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जेनरेटर। देखिए, नॉर्मली आप लोग जानते होंगे शादी ब्याह में अक्सर देखते हैं कि जनरेटर चलता है, उसमें हम लोग कुछ डीजल या डीजल डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होता है उस डीजल जैसे जैसे ख़त्म होते रहता है उसको बाहर हमको बिजली मिलते रहता है। तो आखिर हम लोग डीजल डालते हैं और पानी डालते हैं तो उसका कार्य क्या होता है इसको समझते हैं। एक्चुअल में जो आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो उसमें एक पहिया जैसा बना रहता है जिसको टरबाइन बोला जाता है। जनरेटर में वहाँ घूमने का काम करता है, और जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो रोटेट करता है, घूमते रहता है, तब तक तो बल्ब वगैरह जलता है। लेकिन जैसे जैसे वो रोटेशन उसका धीरे धीरे स्लो होते जाता है, धीरे धीरे बिजली जो बल्ब रहता है वो डिम होते जाता है, और जैसे जैसे जाके रोटेशन बंद हो जाता है वैसे वैसे आपका लाइट भी, बिजली का जो भी होता है, यानी कि जो बल्ब जलते रहता है, पंखा चलते रहता है, सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका मतलब है हमको ऊर्जा उससे या बिजली जो हमको मिल रहा है जनरेटर से उतना देर तक ही मिलता है जितना देर तक वो रोटेट करता है। जैसे ही रोटेशन बंद हुआ हमको क्या होगा, बिजली मिलना बंद हो गया। इसका मतलब वो रोटेशन कर कैसे रहा था, वो कर रहा था जो हम लोग डीजल डालते हैं उस डीजल के जलने के कारण क्या होता है, वो रोटेशन करता है। जिस ऊर्जा के कारण कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, कहीं भी कोई चीज़ रोटेट कर रहा है, चल रहा है, तो जिस ऊर्जा के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है, किसी भी वस्तु में मोशन होता है यानी गति होता है, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो जनरेटर में हम लोग जानते हैं कि उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो पेट्रोल डीजल के कारण क्या होता है, चलना स्टार्ट करता है और कंटिन्यू रोटेट करता है, और उसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले किस ऊर्जा के कारण रोटेट कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा। और इस यांत्रिक ऊर्जा के कारण हमको जनरेटर से जो बाहर मिलता है, जिसके द्वारा हम लोग बल्ब जलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी जनरेटर को हम लोग दिए क्या थे, यांत्रिक ऊर्जा, यानी उसको रोटेट कराए, हमको बाहर क्या मिला, विद्युत ऊर्जा मिला, यानी जिसके द्वारा हम लोग बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं। तो इसका मतलब अब इस डायग्राम को देख के इसका हम लोग परिभाषा आराम से बना सकते हैं, रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। विद्युत जनित्र एक ऐसा मशीन है, क्या बोलेंगे, विद्युत जनित्र एक ऐसा मशीन है, मशीन को ही हिंदी में हम लोग यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, यंत्र। यानी विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट किस में कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। यानी विद्युत जनित्र एक ऐसा डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार परिभाषा आप लोग आराम से दे सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत जनित्र कहेंगे। अब रहा बात यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या हम लोग इस मार्कर को यहाँ पर रोटेट कर रहे थे, यहाँ पर बिजली बन जाएगा मार्कर में, तो इसका आंसर होगा नहीं। अब कैसे बनता है बिजली उसको देखिए। यहाँ जिस सिद्धांत पे काम करता है, यानी यहाँ अगर पूछा जाए किस सिद्धांत पे काम करेगा, सिद्धांत,
तो आप लोग याद रखिएगा इसको। यहाँ जो कार्य करता है उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक सिद्धांत होता है जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसी सिद्धांत पे आपका क्या काम करता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। लेकिन रहा बात विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फिर रहा बात विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो अब आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको यह नहीं समझ में आएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तब तक विद्युत जनित्र आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। कहीं भी एक चुंबक है, मानते हैं यहाँ पे एक चुंबक है, यहाँ पे मानते हैं इसका नॉर्थ पोल और यहाँ पे इसका साउथ पोल, और कहीं भी चुंबक है तो इसके आसपास चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे मानते हैं यहाँ पे क्या है, इसका चारों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या करते हैं, अगर इसके आसपास कोई एक इस चुंबकीय क्षेत्र के पास में अंदर में कोई एक कुंडली ला के हम क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, और उस कुंडली को यहाँ पे क्या है, दोनों टर्मिनल को खुला रखते हैं। क्या बोले, कहीं एक चुंबक रखा हुआ है, चुंबक के आसपास में एक कुंडली मतलब तार को जब हम लोग गोल गोल लपेट देते हैं, इस प्रकार का जो आकार बन जाता है उसी को कुंडली कहते हैं। तो कुंडली ऐसा आप लोग नहीं समझिएगा कोई नया जीव आ गया। कुंडली कुछ नहीं, किसी तार को जब हम लपेट देते हैं इस तरीके के आकार का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। क्या बोले कि जब किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत, अगर यहाँ पे चुंबक है, इसको हम लोग रख दिए कहीं साइड में बहुत दूर इससे, तो इस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में किसी कुंडली को रखते हैं और इस चुंबक और कुंडली के बीच गति कराते हैं। अब गति कैसे कैसे करा सकते हैं, या तो कुंडली को घुमाए चुंबक को अस्थायी रखें, स्थिर रखें, चाहे कुंडली को स्थिर रखें चुंबक को घुमाए। अच्छा नहीं तो तीसरा कंडीशन हो सकता है कि एक ही साथ हम लोग क्या करें, दोनों को घुमाएं। यानी किसी भी तरीक़ा से इस दोनों के बीच अगर गति होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो टर्मिनल खुला है यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर क्या बोले, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित किसी कुंडली को रखते हैं और इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तरीक़ा से परिवर्तन होता है, तब जो यहाँ पे कुंडली होता है उसके दोनों सिरा के बीच एक विभवांतर क्रिएट हो जाता है। और यह जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिस सिद्धांत के द्वारा होता है, इसी का नाम क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोले, अगर पूछा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है तो क्या परिभाषा हम लोग देंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र से संबंध किसी कुंडली को रखा जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तरीका का परिवर्तन होता है, तब इस कुंडली के दोनों सिरा के बीच क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब सपोज करते हैं यहाँ पे एक हम लोग बल्ब को जोड़ दिए, क्या किए, बल्ब को जोड़ दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखें रास्ता बंद हो गया, विभवांतर है, तो यहाँ पे बल्ब क्या करेगा, आपका ग्लो करने लगेगा। यानी अगर रास्ता क्लोज मिले, इसको परिपथ पूरा मिले, तो इससे होकर करंट भी चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा। और यह जिस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, इसमें कुंडली में विभवांतर उत्पन्न, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसी सिद्धांत पे आपका क्या कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र कार्य करता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि विद्युत जनित्र का बनावट क्या होता है। उम्मीद है परिभाषा समझ में आया होगा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। परिभाषा आप लोग समझ गए, सिद्धांत समझ गए कि सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगला जो हम लोग को समझना पड़ेगा कि यह इसका बनावट क्या होता है, यानी इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो देखिए इसका बनावट किस तरीक़ा से होता है। सबसे पहले तो दो अस्थायी चुंबक लिया जाता है और इसको दो साइड से क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, इस तरीक़ा से कि एक चुंबक का एक साइड में नॉर्थ पोल हो
और दूसरा चुंबक जो हो उसका इसका एक साइड में साउथ पोल हो। और इस दोनों चुंबक के अंदर में क्या किया जाता है, एक आर्मेचर को रखा जाता है। आर्मेचर क्या होता है तो हम अभी समझाएंगे, पहले समझिए। एक इस तरीका का आकृति रखा जाता है जिसको आर्मेचर कहते हैं। ये जो आर्मेचर होता है उसके दो टर्मिनल को हम लोग नीचे वायर के द्वारा नीचे खींच लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीका का बना देते हैं और यहाँ पे ऐसे करके इसको हम लोग खींच लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो ब्रश लगा देते हैं। ये आपका जो हो जाएगा ब्रश हो गया। और यहाँ पे क्या किया हम लोग, वायर को जोड़ के बाहर एक स्विच लगाना चाहे तो यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं और यहाँ पे विद्युत भार को कनेक्ट कर दिए। अब समझिए मुख्य जो बनावट होता है, मुख्य बनावट कहने का मतलब पहले यहाँ से दें, ये हो गया आपका विद्युत जनित्र का मुख्य बनावट। अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर जनरेटर हम लोग भी देखे हैं, आप ही तो एक देखे नहीं हैं, मतलब आप लोग हमको कहिएगा, तो हमको मालूम है कि आप लोग भी देखे होइएगा और ये भी मालूम है कि इस तरीके का जनरेटर आप लोग नहीं देखे होइएगा। कभी भी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, चाहे आप लोग का बिल्डिंग ही बनता है, घर बनता है, तो आप लोग जानते हैं उसका नक्शा तैयार किया जाता है और नक्शा में अब मान तो ईंट जोड़ना है, दीवार जोड़ना है, तो नक्शा में ले जाके ईंटा तो हम लोग रखते नहीं हैं, उसके बदले में कोई चीज़ एक मार्क कर देते हैं कि इतना सारा ईंट लगेगा। खिड़की के लिए कोई खंड बना देते हैं कि ये इस तरीका का रहेगा, इसका मतलब खिड़की है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शनल डायग्राम बना है इसका मतलब यह होता है इसमें जो जो पार्ट लगा है वह पार्ट आपके जनरेटर में भी होता है। हाँ, हो सकता है इसका डिजाइनिंग यहाँ पे हम आयताकार दे दिए है, जनरेटर में होगा, हो सकता है गोलाकार हो सकता है सिलेंड्रिकल आकार का हो सकता है किसी और आकार के हो, लेकिन यहाँ पे चुंबक है तो आपके जनरेटर में भी चुंबक होता है। यहाँ पे आर्मेचर है तो आपके जनरेटर में भी आर्मेचर होता है। यहाँ पे ब्रश है तो इसका मतलब आपके जनरेटर में भी ब्रश होता होगा। हाँ, हो सकता है हम लोग यहाँ पे इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बनाए हैं और जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल रहता है उसमें इसका आकार अलग आकार का हो। यहाँ पे क्या बोले, दो तो सबसे पहले चुंबक रहता है, इसके बीच में एक लोहा, नरम लोहा का एक कोर रख दिया जाता है और कोर पे क्या किया जाता है, तार को लपेट के कुंडली यानी बना देते हैं, कुंडली लपेट देते हैं। एक लोहा का कोर रहता है और इसके ऊपर कुंडली लपेटा हुआ रहता है और जब कुंडली लपेटा हुआ रहता है तो इस दोनों को साथ में मिला के हम लोग कहते हैं आर्मेचर। क्या कहेंगे, आर्मेचर। बराबर। आर्मेचर जब यहाँ पे है तो इससे चुंबक से तो इसका कोई कनेक्शन है नहीं, तो चुंबक से नहीं कनेक्शन है तो हवा में तो टिकेगा नहीं, इसको किसी न किसी चीज़ पर टिकाया गया होता है और जिस पे टिकाया गया होता है उसको हम लोग धुरा कहते हैं। इसको हम लोग डॉटेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको हमको बाहर से दिखाई लाइनिंग नहीं देगा, धुरा होगा जो दिखाई नहीं देगा। उसके ऊपर से क्या होता है, यहाँ पे आपका आर्मेचर लगा हुआ है, इसको कहते हैं धुरा। एक आर्मेचर होता है जो धुरा पे टिका हुआ होता है और आर्मेचर के दो तार के द्वारा नीचे खींचते हैं और यहाँ पे दो इस आकृति का दो हम लोग चालक तार लेते हैं जिसको नाम देते हैं दिक् परिवर्तक। इसका नाम क्या देते हैं, दिक् परिवर्तक। अभी आगे हम लोग जब इसका कार्य समझेंगे तब ये भी समझेंगे कि इसका नाम आखिर दिक् परिवर्तक देते हैं तो दिक् परिवर्तक क्यों देते हैं और दिक् परिवर्तक का मतलब क्या होता है, इस बात को भी क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। ये जो आपको दिख रहा होगा ये आप लोग अभी बताए थे क्या होता है, ब्रश होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, R1 और R2 दोनों के दोनों क्या बोले हम, चालक होता है और ब्रश भी चालक होता है। तो ये दोनों के बीच शॉर्ट सर्किट नहीं लगे, लघु पथन नहीं हो, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसमें अचालक पदार्थ को कुछ डाल दिया जाता है। ये हो गया आपका ब्रश। और एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो ब्रश होता है इस R1 और R2 यानी ये ब्रश जो है इसका नाम दे देते हैं B1 और इसका नाम B2। यहाँ ध्यान रखेंगे B1 R1 से सटा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट सही बात है, लेकिन R1 और B1 के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट तो है लेकिन कोई जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव मतलब नट बोल्ट के द्वारा कसा हुआ नहीं है, यानी ये R1 और R2 बिल्कुल रोटेट करने के लिए फ्री है, जबकि R1 R2 रोटेट करेगा लेकिन B1 और B2 अपने जगह पे क्या है, फिक्स किया हुआ है, नट बोल्टेड किया गया है,
यानी B1 और B2 एक दूसरे के साथ रोटेट नहीं करेगा। सिर्फ रोटेट करने के लिए फ्री कौन है, R1 और R2। और यहाँ पे हो गया आपका, इसका नाम देते हैं A B C D। यहाँ पे इसका नाम हो गया आपका विद्युत भार, विद्युत भार, ठीक है। यहाँ पर चुंबक रखे हैं, तो चुंबक जानते हैं कि चुंबक के भी चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। और चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जानते होंगे कि उत्तर ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलता है और जाता कहाँ पे है, दक्षिण ध्रुव। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर। चलिए, ये तो हो गया मेन रूप से बनावट। बनावट में क्या क्या है फिर से एक बार देखिए। दो अस्थायी चुंबक रहता है, उसके बीच में एक आर्मेचर लगा हुआ है। आर्मेचर और कुछ नहीं, एक लोहा के कोर पे कुंडली को लपटा हुआ है, जिसका साथ में नाम क्या बोल दिए, आर्मेचर। ये आर्मेचर होता है कि धुरा पे टिका होता है। आर्मेचर का दो टर्मिनल आके दो दिक् परिवर्तक R1 और R2 से जुड़ गया है। और R1 और R2 बाहर से क्या करता है, दो ब्रश R1 B1 से और R2 B2 से टच कर रहा है, यानी स्पर्श कर रहा है। और ब्रश के बाहर हम लोग सर्किट ले लिए, दो तार खींच लिए और उस तार में क्या कर दिए, विद्युत भार कनेक्ट कर दिए। विद्युत भार कुछ नहीं, सिंपल हम लोग घर में जो भी उपकरण यूज करते हैं बिजली से चलाने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत भार। जनरेटर आपका छोटा है तो इसका मतलब एक विद्युत भार आपका बल्ब हो सकता है, एक पंखा हो सकता है। जनरेटर बहुत बड़ा है तो विद्युत भार आपके पूरा घर का लोड हो सकता है, और भी बड़ा है तो पूरे शहर का लोड हो सकता है, डिपेंड करता है इसके कैपेसिटी पे। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको दिख रहा है स्विच हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं अब क्या करेंगे। चूंकि जनरेटर में सबसे पहला काम है उसको हमको यांत्रिक ऊर्जा देना, यानी कि घुमाना है। तो घुमाने के लिए आप लोग जानते हैं कि हैंडल का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हैंडल मारे और इस तरीक़ा से इसको क्या करते हैं, घुमा दिए। अब जैसे ही घूमेगा तो घुमाने का दो तरीका हो सकता है, या तो ए बी अंदर जाएगा CD बाहर आएगा, नहीं तो CD अंदर जाएगा तो ए बी बाहर आएगा। तो स्टार्टिंग में अभी चूँकि हम लोग पढ़ाई पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो सपोज करते हैं कि ए बी क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो जैसे ही ए बी अंदर जाएगा तो स्वाभाविक बात है, एक मिनट में आपको समझा दूँ। जैसे इस तरीका का आपका आर्मेचर है। अब जैसे ही एक अंदर जाएगा तो स्वाभाविक बात है दूसरा बाहर निकलेगा, फिर एक अंदर जाएगा दूसरा बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अंदर जाएगा तो CD बाहर निकलेगा। और जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट किया तो अभी हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में आर्मेचर मतलब कुंडली लगा हुआ है। जैसे ही रोटेट करेगा, गति हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट चलना इसमें क्या होगा, स्टार्ट हो गया। करंट कैसे चलेगा, तब जो करंट किधर नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे आएगा, इसके दिशा को निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ध्यान से सुनिए, बनावट इस तरीके का है। जैसे ही आर्मेचर को हम लोग रोटेट करेंगे, घुमाना स्टार्ट करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार इसमें बिजली यानी विद्युत धारा चलना, करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन रहा बात बैटरी रहता है तो हम लोग जानते हैं प्लस से करंट निकलता है और माइनस की तरफ ऐसे ऐसे क्या होता है, चल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो करंट उत्पन्न हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, तो करंट ए से बी में जाएगा, बी से ए में आएगा। ये हमको मालूम कैसे चलेगा, इसी करंट की दिशा मालूम करने के लिए फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे जो एक नियम दिए थे, उस नियम को कहते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। और यह नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है कि हम अपने दाहिने हाथ के इस उंगली को कहते हैं तर्जनी, इसको अंगूठा और इसको मध्यमा। हम अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को इस तरीक़ा से लंबवत इस तरीक़ा से रखें कि एक दूसरे के बीच 90 डिग्री कोण बने, यानी लंबवत फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो और अंगूठा उस पर लगे बल के दिशा में, या बोले तो गति के दिशा में हो। जब एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और एक कुंडली या आर्मेचर पर लगे बल के दिशा में हो, तो ऐसे स्थिति में जिस दिशा में आपका मध्यमा उंगली होता है उसी दिशा में क्या होता है, करंट चलता है। यह कौन बताए थे, तो फ्लेमिंग बताए थे। अब उस नियम को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या माने, हम लोग ए बी अंदर जा रहा है और CD बाहर आ रहा है। अप्लाई कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव,
इधर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, बल हम लोग अंदर लगा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, बल अंदर जा रहा है। हमको कहाँ रखना है, ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, और ये रखना है बल के दिशा में। बल कहाँ लग रहा है, अंदर। चुंबकीय क्षेत्र अंदर क्या है, बल का दिशा। इसका मतलब ए बी में जो भुजा में है विद्युत धारा कहाँ जाएगा, बी से ए की तरफ, नीचे की तरफ। इसमें आ गया आपका नीचे की तरफ। इसी तरीक़ा से इसी नियम को हम लोग सी डी भुजा पे अप्लाई करेंगे। अब ए अंदर जा रहा था तो ये भुजा कहाँ आएगा, बाहर आएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अभी भी उसी दिशा में है, तब इसको इस तरीक़ा से रखना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में और इस पे बल कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। इसका मतलब सी डी पे क्या होगा, विद्युत धारा ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ चल जाएगा, ऊपर की तरफ। यानी डी से सी में, सी से बी, बी से ऐसे करके विद्युत धारा आएगा R1, R1 से B1 के क्रॉस इधर से आएगा बिजली नीचे, और यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा और रिटर्न वापस चला जाएगा। अब क्या होगा, आधा चक्कर के बाद सी डी यहाँ पे आ जाएगा, ए बी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन R2 यहाँ पे आ जाएगा और R1 यहाँ पे। लेकिन B1 और B2 क्या है, अभी भी अपने उसी मूल स्थान पर रहेगा, क्योंकि B1 और B2 क्या है, हिंज है, नट बोल्टेड के द्वारा कसा हुआ है। और इस कारण से आर्मेचर में ए बी में अभी ए से बी से ए की तरफ है, तो आधा चक्कर बाद ए से बी में हो जाएगा। अभी सी से डी में है, तो आधा चक्कर बाद क्या हो जाएगा, डी से सी में। लेकिन बाहरी परिपथ में B1 से B2 अभी भी है, और आधा चक्कर के बाद भी क्या रहेगा, B1 से B2। और इस प्रकार से इसका मतलब विद्युत धारा अपना दिशा नहीं बदल रहा है। और वैसा जनित जो अपना दिशा नहीं बदलता है उसको हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। और इस प्रकार क्या होता है, इस आर्मेचर के घूमने के कारण यानी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में फाइनली हमको बदल जाता है। और इसी प्रकार से आपका जो जनित्र होता है या जो जनरेटर होता है वो कार्य करता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। हालांकि फिर से एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन आपको करा दें। इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि विद्युत जनित्र क्या होता है। विद्युत जनित्र हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग यांत्रिक वैसा मशीन या वैसा यंत्र जिसमें हम लोग एक तरफ से यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो बाहर हमको विद्युत ऊर्जा मिलता है, वैसे मशीन को, वैसे यंत्र को हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। जनित्र जनरली दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग अलग से किसी वीडियो में पढ़ेंगे। एक को हम लोग AC बोलते हैं, दूसरा को DC बोलते हैं। DC को ही हम लोग डायरेक्ट करेंट क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करेंट जनरेटर बोलते हैं, जिसको कि दिष्ट धारा जनित्र बोलते हैं। और AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में कहते हैं। यह जो सिद्धांत पर कार्य करता है उस सिद्धांत का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़े हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाता है और उसके बीच किसी भी तरीक़ा का रोटेशन होता है, गति करता है, तो उस कुंडली में होता है क्या, अगर उसका टर्मिनल सिरा खुला हुआ है तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, अगर बंद है तो क्या होता है, उससे बिजली यानी करंट चलना स्टार्ट कर देता है। और इसी सिद्धांत पर आपका जनरेटर काम करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि इसका बनावट में आप लोग देख पा रहे हो, दो चुंबक के बीच में एक आर्मेचर रखा जाता है, मतलब कि एक कोर पे कुंडली को लपेट दिया जाता है। आर्मेचर एक धुरा से टिका हुआ होता है। आर्मेचर के यहाँ दोनों टर्मिनल को नीचे ला के दो दिक परिवर्तक R1 R2 से जोड़ देते हैं। दोनों दिक परिवर्तक बाहर में दो ब्रश B1 और B2 से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और इसे बाहर हम लोग परिपथ तार खींचे क्या करते हैं, अपने घर के जो भी लोड होता है, विद्युत भार मतलब इलेक्ट्रिक लोड, उस लोड को कनेक्ट कर देते हैं। कार्य हम लोग पढ़े कि जैसे ही इसको हम लोग घुमाते हैं, ये आर्मेचर घूमना स्टार्ट करता है, विद्युत धारा इसमें चलना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फंस जाता है कि उस विद्युत धारा का दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जो एक नियम दिए थे, फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ नियम। और उस नियम को हम लोग जैसे ही बैठाते हैं तो हमको मालूम चलता है कि ए बी में B से A की तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में जो है ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, और यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है। और इस प्रकार जब तक रोटेशन करते रहेगा आपका आर्मेचर, जब तक हमको विद्युत धारा मिलते रहेगा। जैसे ही रोटेशन बंद हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, जब तक स्विच ऑन रहेगा तभी तक यहाँ पे आपका काम करेगा, नहीं स्विच अगर ऑफ रहेगा तो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कुछ आपको समझ में आया होगा। बाकी अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।